हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण कुमार बागड़े और आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर का थर्ड चैप्टर, कंप्यूटर की कार्य पद्धति, प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटिंग। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं कंप्यूटर की कार्य पद्धति। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों कंप्यूटर सिस्टम की। तो कंप्यूटर सिस्टम जो होता है उसमें दो भाग होते हैं दोस्तों, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों, कंप्यूटर जो होता है वो दो भागों से मिलकर बना होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों हार्डवेयर की। तो जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, कंप्यूटर के जितने भी फिजिकल पार्ट होते हैं, जितनी भी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होती है, वो सभी हार्डवेयर कहलाती है। कंप्यूटर के जितने भी फिजिकल पार्ट होते हैं, कि कंप्यूटर के जितने भी भौतिक भाग होते हैं, कंप्यूटर के जितने भी पेरिफेरल डिवाइसेस होती है, जितने भी कलपुर्जे होते हैं, वो हार्डवेयर कहलाते हैं दोस्तों। जैसे कि सिस्टम यूनिट, मॉनिटर, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, मेमोरी डिवाइस, हार्ड डिस्क और प्रोसेसर। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों कंप्यूटर के सेकंड भाग सॉफ्टवेयर की। तो सॉफ्टवेयर जो होता है दोस्तों, वह कंप्यूटर का आत्मा होता है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों कि यदि कंप्यूटर का हार्डवेयर यदि इंजन है तो सॉफ्टवेयर उसका ईंधन है। अर्थात इसे हम ऐसा समझ सकते हैं कि यदि आपके पास कंप्यूटर है और उसमें अगर सॉफ्टवेयर नहीं डला है तो वह कंप्यूटर आपके किसी कार्य का नहीं है। ठीक उसी प्रकार यदि आपके पास कोई बाइक है या कोई दोपहिया वाहन है और उसमें पेट्रोल नहीं है तो वह किसी काम का नहीं। इसका मतलब कि हार्डवेयर जो होता है वह कंप्यूटर का फिजिकल पार्ट होता है एंड सॉफ्टवेयर उस फिजिकल पार्ट में डले हुए सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम्स होते हैं। तो दोस्तों सॉफ्टवेयर जो होता है, इसकी सिंपल डेफिनेशन होती है प्रोग्राम्स का समूह। सॉफ्टवेयर जो होती है दोस्तों, इसकी सिंपल डेफिनेशन होती है प्रोग्राम्स का समूह। मतलब कि कंप्यूटर में किसी निश्चित कार्य को करने के लिए लिखे गए निर्देशों का समूह प्रोग्राम कहलाता है और प्रोग्रामों का समूह सॉफ्टवेयर कहलाता है। मतलब कंप्यूटर में प्रोग्राम्स का समूह सॉफ्टवेयर कहलाता है। इसके बाद में हमने यहाँ पे इसकी डेफिनेशन दी हुई है दोस्तों, इसे ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों, नियमों व अनुदेशों का वह समूह है जो कंप्यूटर सिस्टम के कार्यों को नियंत्रित करता है तथा कंप्यूटर के विभिन्न हार्डवेयर के बीच समन्वय स्थापित करता है। इट मीन्स सॉफ्टवेयर is collection of programs, instructions and rules that are control to computer system and also communicate between computer hardwares। तो सॉफ्टवेयर वह निर्धारित करता है कि हार्डवेयर कौन सा कार्य करेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है कि सॉफ्टवेयर यह निर्धारित करता है कि कौन सा हार्डवेयर कौन सा कार्य करेगा। इसके बाद में हम जाएंगे दोस्तों कंप्यूटर की कार्यप्रणाली। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों कंप्यूटर की कार्यप्रणाली पर। तो कंप्यूटर की जो कार्यप्रणाली होती है दोस्तों, ये मुख्य रूप से 5 भागों में इसे बांटा गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे इनपुट की। तो इनपुट जो होता है दोस्तों, कंप्यूटर में इनपुट डिवाइसेस की सहायता से डेटा या अव्यवस्थित तथ्यों को इनपुट डिवाइस की सहायता से देना इनपुट कहलाता है। इसके लिए इनपुट डिवाइसेस प्रयोग की जाती है। तो इनपुट का मतलब होता है दोस्तों इन प्लस पुट। इनपुट का मतलब होता है दोस्तों इन प्लस पुट। तो इन का मतलब होता है अंदर एंड पुट का मतलब होता है दोस्तों रखना। तो कंप्यूटर के अंदर डेटा या निर्देशों को डालने के लिए जिन डिवाइस का प्रयोग किया जाता है उसे इनपुट डिवाइस कहा जाता है। इसके बाद में सेकंड होता है दोस्तों कंप्यूटर की कार्यप्रणाली में कंप्यूटर का सेकंड भाग होता है भंडारण। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, कंप्यूटर में किसी भी कार्य को करते हैं तो किसी भी कार्य को करने के लिए इनपुट डिवाइस की सहायता से कंप्यूटर को डेटा या निर्देश दिए जाते हैं, जो क्या होते हैं कंप्यूटर के सीपीयू में जाते हैं और सीपीयू के अंदर स्थित एएलयू के रजिस्टर में स्टोर किए जाते हैं। तो डेटा को भी प्रोसेस करने के पहले भी उसे स्टोर किया जाता है एएलयू के रजिस्टर में, और प्रोसेस हो जाने के बाद जो परिणाम आता है वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हार्ड डिस्क या फ्लॉपी डिस्क में स्टोर हो जाता है दोस्तों। तो इस तरह से जो है कंप्यूटर में भंडारण की ज़रूरतों को पूरा किया जाता है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, कंप्यूटर में मुख्य रूप से 2 प्रकार की मेमोरी होती है। एक होती है आपकी प्राइमरी मेमोरी, जिसे कि
प्राइमरी मेमोरी और दूसरी होती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी या इंटरनल मेमोरी कहा जाता है एंड सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी या एक्सटर्नल मेमोरी कहा जाता है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे प्रोसेसिंग की। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रोसेसिंग क्या होती है? कंप्यूटर का एक तीसरा भाग होता है कार्यप्रणाली का। तो प्रोसेसिंग में क्या होता है कि जब हम इनपुट डिवाइस के द्वारा कंप्यूटर को कोई डेटा या निर्देश देते हैं तो उस डेटा या निर्देशों को कंप्यूटर के सीपीयू में प्रोसेसिंग की जाती है दोस्तों, और इसे ही प्रोसेसिंग कहा जाता है। इनपुट किए गए डेटा को कंप्यूटर में स्थित अनुदेशों यानी प्रोग्रामों के अनुसार अंकगणितीय व तार्किक गणनाएं करना और उसे सूचना में बदलने की जो प्रक्रिया है उसे प्रोसेसिंग कहा जाता है, और यह कार्य कंप्यूटर के सीपीयू अर्थात प्रोसेसर के द्वारा किया जाता है। इसके बाद में हम कंप्यूटर की कार्यप्रणाली के चौथे टॉपिक पे जाएंगे दोस्तों, जिसका नाम है आउटपुट। आउटपुट जो होता है ये कंप्यूटर की कार्यप्रणाली का चौथा भाग होता है। जब कंप्यूटर के सीपीयू के द्वारा इनपुट डिवाइस द्वारा दिए गए डेटा या निर्देशों को प्रोसेस कर लिया जाता है तो इसे आउटपुट डिवाइस के माध्यम से दिखाया जाता है दोस्तों। तो वीडियो को लास्ट तक आपको पूरा देखना है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल जो होता है दोस्तों ये कंप्यूटर की कार्य पद्धति का पांचवा भाग होता है। कंप्यूटर के अंदर कंट्रोलिंग का कार्य कंप्यूटर के सीपीयू में स्थित कंट्रोल यूनिट के द्वारा किया जाता है दोस्तों। कंट्रोल यूनिट, तो कंप्यूटर में कंट्रोलिंग का कार्य कंप्यूटर के सीपीयू में स्थित कंट्रोल यूनिट के द्वारा किया जाता है दोस्तों। और कंप्यूटर की कंट्रोल यूनिट जो है ये विभिन्न प्रक्रियाओं में प्रयुक्त उपकरणों, अनुदेशों व सूचनाओं को नियंत्रित करने और उनके बीच समन्वय स्थापित करने का कार्य करती है। इसीलिए कंप्यूटर के सीपीयू की कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर का नर्वस सिस्टम या नाड़ी तंत्र भी कहलाता है दोस्तों। कंपटीशन एग्जाम्स में एक क्वेश्चन आता है कि कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र कंप्यूटर के सीपीयू के किस भाग को कहते हैं। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, कंप्यूटर की कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का नर्वस सिस्टम कहते हैं। कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का नर्वस सिस्टम कहते हैं। इसके बाद में हम मशीन साइकिल पर जाएंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। तो मशीन साइकिल क्या होता है, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, कंप्यूटर द्वारा प्रत्येक कार्य को करने के लिए एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है जिसे मशीन साइकिल कहते हैं। किसी भी कंप्यूटर में प्रति क्षण मशीन साइकिल चलता रहता है और यह एक निश्चित क्रम में चलता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम मशीन साइकिल में। इसके मुख्य रूप से 4 स्टेप होते हैं: फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट एंड स्टोर। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों फैच की। तो फैच का मतलब होता है दोस्तों फैचिंग करना, मतलब कि कंप्यूटर के सीपीयू में डेटा को प्रोसेस करने के लिए मेमोरी से डेटा को लेना। मतलब कि जब भी किसी डेटा को प्रोसेस किया जाता है दोस्तों तो उसे इनपुट डिवाइस के द्वारा इनपुट किया जाता है और वो कहाँ जाता है, वो जाता है दोस्तों रैम में जाता है। जब किसी कंप्यूटर में डेटा इनपुट करना होता है और वो इनपुट किया जाता है तो वो कहाँ जाता है दोस्तों, इनपुट होने के बाद वो जाता है रैम में, और वहाँ पर क्या होता है कि उसे फैच किया जाता है। मतलब कि मेमोरी से आवश्यक निर्देशों को प्राप्त करना क्या कहलाता है, फैच कहलाता है। उसके अलावा जो जानकारी इनपुट की जाती है और वह रजिस्टर के द्वारा रैम में लाई जाती है तो उसे भी फैचिंग कहा जाता है। इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों डिकोड। तो जब भी हम किसी कमांड को कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस की सहायता से देते हैं दोस्तों, तो कीबोर्ड में एक इंटरफेस लगा होता है जो क्या करता है, एक इंटरप्रेटर लगा होता है दोस्तों, कीबोर्ड इंटरप्रेटर। तो ये इंटरप्रेटर जो होता है दोस्तों, जैसे ही आप किसी भी वर्ड या नंबर को कीबोर्ड की सहायता से टाइप करते हो तो आपका कीबोर्ड जो है उसे डिकोड करता है। कीबोर्ड में लगा इंटरप्रेटर कंप्यूटर में डेटा को इनपुट करने से पहले उसे डिकोड करता है, अर्थात मशीन लैंग्वेज में बदलता है। इसी प्रोसेस को डिकोड कहा जाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों, थर्ड है एग्जीक्यूट। तो दोस्तों मशीन साइकिल में जब हमारे द्वारा दी गई कमांड्स को प्रोसेसर के द्वारा क्रियान्वित किया जाता है तो इसे एग्जीक्यूट कहा जाता है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों स्टोर की। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों, चौथी स्टेप है कंप्यूटर की कार्यप्रणाली की स्टोर। तो एग्जीक्यूशन के बाद डेटा को प्रोसेसिंग करने के बाद डेटा जो होता है दोस्तों, जब वो प्रोसेस होता है तो वो काय में बदल जाता है। आफ्टर प्रोसेसिंग डेटा कन्वर्ट्स इनटू इंफॉर्मेशन। इट मीन्स वी कैन से दैट डेटा is convert after processing into information।
इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों कंप्यूटर हार्डवेयर के मुख्य भाग। तो कंप्यूटर हार्डवेयर के मुख्य भाग, कंप्यूटर की आंतरिक संरचना अलग अलग होती है दोस्तों, विश्व में अलग अलग प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, परंतु कंप्यूटर की जो मेन हार्डवेयर होते हैं वो निम्न होते हैं। जैसे कि हम आगे बात करेंगे दोस्तों इनपुट डिवाइस, स्टोरेज यूनिट, सिस्टम यूनिट और आउटपुट यूनिट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों इनपुट यूनिट की। इनपुट यूनिट वे सभी इकाइयाँ होती है जो कंप्यूटर में डेटा को इनपुट करने का कार्य करती है। भंडारण यूनिट सेकेंड है दोस्तों, भंडारण यूनिट। तो भंडारण यूनिट जो होती है वो कंप्यूटर में डेटा को प्रोसेस करने से पहले डेटा के रूप में और प्रोसेस करने के बाद इंफॉर्मेशन के रूप में स्टोर करने का कार्य करती है। तीसरी होती है दोस्तों सिस्टम यूनिट, जिसके कि आप देखते हैं कंप्यूटर में एक टीन का बना बॉक्स होता है जिसे सिस्टम यूनिट या सीपीयू कहा जाता है। इसके मेन पार्ट होते हैं दोस्तों मदरबोर्ड, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और प्राइमरी मेमोरी। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों मदरबोर्ड की। मदरबोर्ड जो होती है दोस्तों एक कंप्यूटर का मेन बोर्ड होता है, इसे सीपीयू का हृदय या सीपीयू की आत्मा कहा जाता है। द साउल ऑफ सीपीयू इज नोन एज मदरबोर्ड और द हार्ट ऑफ सीपीयू इज नोन एज मदरबोर्ड। एंड दोस्तों मदरबोर्ड को पीसीबी भी कहा जाता है। मदरबोर्ड का दूसरा नाम है दोस्तों पीसीबी। इसका मतलब होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। कंप्यूटर का जो मदरबोर्ड होता है दोस्तों उसे प्रिंटेड सर्किट बोर्ड या मेन बोर्ड भी कहा जाता है। और कंप्यूटर का जो मदरबोर्ड होता है दोस्तों सारे कंप्यूटर के पेरिफेरल पार्ट इसी के पोर्ट में जुड़ते हैं। आपके कंप्यूटर में रैम और रोम चिप को भी मदरबोर्ड पर लगाया जाता है। इसमें विभिन्न रंगीन तारों का और रंगीन सर्किट का यूज़ किया जाता है, इसीलिए इसे प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कहा जाता है। इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। कंप्यूटर की सिस्टम यूनिट का दूसरा भाग है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होती है यह कंप्यूटर के प्रोसेसर को कहा जाता है, जो कि कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है और इसी में डेटा को प्रोसेस किया जाता है। जब अत्यधिक समय तक हम कंप्यूटर का उपयोग करते हैं दोस्तों तो कंप्यूटर का प्रोसेसर गर्म हो जाता है। इसे ठंडा रखने के लिए कंप्यूटर के सीपीयू में एक कूलिंग फैन लगा होता है दोस्तों। क्या बोलते हैं उसे? कूलिंग फैन। तो ये कूलिंग फैन जो होता है दोस्तों ये कंप्यूटर के सीपीयू को यानी माइक्रो प्रोसेसर को या प्रोसेसर को ठंडा रखने का कार्य करता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों प्राइमरी मेमोरी की। प्राइमरी मेमोरी जो होती है दोस्तों ये कंप्यूटर का मेन भाग होती है, मेन पार्ट होती है। ये स्टोरेज के लिए प्रयोग की जाती है। इसे मेन मेमोरी या इंटरनल मेमोरी भी कहा जाता है। यह कंप्यूटर के लिए बहुत ही अति आवश्यक होती है। यदि अगर आपके कंप्यूटर में मेन मेमोरी अच्छे से कार्य नहीं कर रही है तो आप कंप्यूटर पर मल्टीपल टास्क को परफॉर्म नहीं कर सकते हैं दोस्तों। मेन मेमोरी का एग्जाम्पल है दोस्तों आपके पास रैम एंड रोम। तो सबसे पहले मैं आपको रैम के बारे में बताऊंगा दोस्तों। रैम जो होती है ये एक प्रकार की अस्थायी मेमोरी होती है एंड रोम जो होती है वो एक प्रकार की स्थायी मेमोरी होती है। लेकिन रैम को दोस्तों हिंदी मीडियम वाले छात्र इसे विशेष रूप से ध्यान देंगे कि रैम जो होती है इसे हिंदी में नॉन वोलाटाइल नहीं कहा जाता दोस्तों, ये अपोजिट होता है, इसे वोलाटाइल कहा जाता है। वोलाटाइल की मीनिंग होती है दोस्तों अस्थायी, वोलाटाइल की मीनिंग होती है दोस्तों अस्थायी। आप जो है अभी अपनी मोबाइल में हिंदू खोज डिक्शनरी को डाउनलोड करके वोलाटाइल की मीनिंग देख सकते हैं, गूगल ट्रांसलेट पे जाके वोलाटाइल की मीनिंग देख सकते हैं। आप कहीं पर भी वोलाटाइल की मीनिंग देखेंगे दोस्तों अस्थायी होती है। मतलब रैम कैसी होती है? अस्थायी होती है। और रोम क्या होती है दोस्तों? स्थायी मेमोरी होती है। तो दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पर हम ये समझ सकते हैं कि रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, क्योंकि यह डेटा को सिक्वेंसली एक्सेस नहीं करती है, यह किसी भी डेटा को एक्सेस करने में कैपेबल होती है। रैम जो होती है दोस्तों जब भी हम कंप्यूटर को चालू करते हैं, कंप्यूटर में पावर सप्लाई ऑन करते हैं, जब भी हम कंप्यूटर को चालू करते हैं और कंप्यूटर की पावर सप्लाई को ऑन करते हैं तो कंप्यूटर की रैम में क्या होता है दोस्तों? ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। और इस प्रोसेस को बूटिंग प्रोसेस कहा जाता है। तो दोस्तों कंप्यूटर में कंप्यूटर के चालू होने को या कंप्यूटर की शुरुआत को बूटिंग प्रोसेस कहा जाता है। और बूटिंग प्रोसेस दो प्रकार की होती है, वार्म बूटिंग एंड कोल्ड बूटिंग। तो जब कंप्यूटर को लंबे समय के बाद चालू किया जाता है तो कंप्यूटर का इंटरनल सर्किट ठंडा होता है, इसीलिए उसे कोल्ड बूटिंग कहा जाता है। और जब हम कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं तो उसमें कंप्यूटर का इंटरनल सर्किट पहले से ही गर्म होता है, और गर्म को दोस्तों इंग्लिश में वार्म कहते हैं, और इसीलिए इसे वार्म बूटिंग कहा जाता है, क्योंकि इसमें कंप्यूटर का सर्किट गर्म ही होता है और उसे ओनली रीस्टार्ट किया जाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों आउटपुट यूनिट की। तो कंप्यूटर में आफ्टर प्रोसेसिंग किसी भी डेटा को संसाधित करने के बाद जो फाइनल परिणाम आता है उसे आउटपुट यूनिट के द्वारा यूजर को समझने योग्य फॉर्म में दिखाया जाता है। इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ पर कंप्यूटर की कार्यप्रणाली का रेखा चित्र दिया हुआ है दोस्तों, आप इसे ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्या होता है? डेटा या अनुदेश। इसे क्या किया जाता है? इनपुट यूनिट के माध्यम से
डेटा या निर्देश को इनपुट यूनिट के माध्यम से इनपुट किया जाता है। तो यह डेटा दोस्तों सबसे पहले आता है प्राथमिक मेमोरी रैम में, और रैम में आने के बाद में इस डेटा के ऊपर कंट्रोल किया जाता है। फिर उसके बाद में उस पर अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन किए जाते हैं, जोड़ना घटाना गुणा भाग तार्किक कार्य, और उसके बाद में दोस्तों जो फाइनल रिजल्ट आता है वो इस सेकेंडरी मेमोरी में फ्यूचर रेफरेंस के लिए स्टोर कर लिया जाता है। और फिर जो परिणाम आता है वो आउटपुट यूनिट में यूजर के समझने योग्य फॉर्म में बदल दिया जाता है। और आपने जो डेटा इनपुट किया है दोस्तों, तो डेटा की डेफिनेशन मैंने आपको बताया था, डेटा अव्यवस्थित आंकड़ों या तथ्यों का समूह होता है जो कि ये सीपीयू के द्वारा प्रोसेस होके काय में बदल गया दोस्तों, इन्फॉर्मेशन या सूचना या परिणाम में बदल गया। तो इस तरह से कंप्यूटर की डेटा प्रोसेसिंग होती है दोस्तों, और कंप्यूटर में ये कार्यप्रणाली होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इनपुट डिवाइस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनपुट डिवाइस। तो मैंने आपको बताया दोस्तों, इनपुट डिवाइस का प्रयोग कंप्यूटर में डेटा या अनुदेशों को इनपुट कराने के लिए होता है। और इनपुट डिवाइस का सेकंड कार्य होता है दोस्तों, उसे बाइनरी कोड में बदलना, जो कि इनपुट डिवाइस में लगे इंटरप्रेटर के द्वारा किया जाता है, और बदले हुए कोड को फिर सीपीयू को उपलब्ध करवाना। तो इनपुट डिवाइस के एग्जांपल है दोस्तों कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, स्कैनर, बारकोड रीडर, माइकर, पंच कार्ड रीडर इत्यादि। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट पे, भंडारण या मेमोरी। तो कंप्यूटर में किसी भी कार्य को करने से पहले डेटा जो दिया जाता है उसे भी मेमोरी में रखा जाता है, प्रोसेस करने के बाद जो फाइनल परिणाम आता है उसे भी मेमोरी में रखा जाता है। तो कंप्यूटर में दोस्तों मुख्य रूप से दो प्रकार की मेमोरी होती है, एक होती है आपकी मेन मेमोरी और दूसरी होती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी। तो दोस्तों आपकी जो सेकेंडरी मेमोरी होती है, तो मेन मेमोरी में दोस्तों आपके रैम एंड रोम आ जाते हैं, और सेकेंडरी मेमोरी में आपकी फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क और ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया आ जाता है दोस्तों। इसके बारे में हम बाद के वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे सबसे पहले दोस्तों मेमोरी जो होती है प्राइमरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी जो होती है दोस्तों, इसकी गति काफ़ी तीव्र होती है, क्योंकि यह कंप्यूटर में अस्थायी रूप से डेटा को स्टोर करती है और प्रोसेस करने के लिए सीपीयू को तीव्रता से उपलब्ध करवाती है। और कंप्यूटर को ऑफ करने पर इसका जो डेटा होता है दोस्तों वो इरेज हो जाता है, मतलब कि डिलीट हो जाता है, मिट जाता है। इसीलिए कंप्यूटर में सीपीयू में अगर आप कोई भी वर्तमान में कार्य कर रहे हैं तो उसे सेव कर लेना चाहिए, क्योंकि लाइट गोल हो जाती है तो वो डेटा आप दोबारा रिट्राइव नहीं कर सकते दोस्तों। इसीलिए कंप्यूटर में यूपीएस डिवाइस का यूज़ किया जाता है, ताकि अगर आप कार्य कर रहे हैं और अचानक लाइट गोल हो जाए तो आपका डेटा डिलीट नहीं होना चाहिए। यूपीएस का पूरा नाम दोस्तों कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाता है। तो यूपीएस का पूरा नाम होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे सेकेंडरी मेमोरी की। सेकेंडरी मेमोरी जो होती है दोस्तों, यह कंप्यूटर में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि कंप्यूटर में आप जो भी कार्य करते हैं, जो भी डेटा इनपुट करते हैं, वह प्रोसेस होने के बाद में इंफॉर्मेशन में बदल जाता है। और उस इंफॉर्मेशन को अगर आपको भविष्य में उपयोग करना है तो उसे दोबारा यूज़ करने के लिए आप उसे स्थायी रूप से कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी अर्थात स्थायी मेमोरी, नॉन वोलाटाइल मेमोरी में क्या कर लेते हैं दोस्तों, स्टोर करके रख देते हैं। तो नॉन वोलाटाइल का मीनिंग क्या होता है दोस्तों, स्थायी। नॉन वोलाटाइल का मीनिंग क्या होता है, स्थायी। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों रजिस्टर की। तो रजिस्टर जो होते हैं दोस्तों, ये कंप्यूटर में सीपीयू के अंदर पाए जाते हैं, जो कि अत्यंत तीव्र गति वाली प्राथमिक मेमोरी है। मतलब सबसे तेज कंप्यूटर की मेमोरी जो होती है वो रजिस्टर होती है, जो कि सीपीयू के अंदर पाए जाते हैं। इसके बाद में बात करेंगे दोस्तों कैश मेमोरी की। तो कैश मेमोरी जो होती है यह एक बहुत ही छोटी और तीव्र गति वाली मेमोरी होती है। इसकी गति रैम से अधिक होती है, परंतु रजिस्टर से कम होती है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों कैश मेमोरी की। तो कैश मेमोरी जो होती है, कंपटीशन एग्जाम सीपीसीटी में क्वेश्चन आता है कि कैश मेमोरी किस प्रकार की रैम होती है। तो कैश मेमोरी जो होती है दोस्तों वो स्टैटिक रैम होती है, और स्टैटिक रैम जो होती है इसकी गति जो होती है दोस्तों वो डायनामिक रैम से ज़्यादा होती है, क्योंकि स्टैटिक रैम को बार बार रिफ्रेश नहीं करना पड़ता, क्योंकि इसकी हार्डवेयर स्ट्रक्चर में यह फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बनी होती है, जबकि डायनामिक रैम कैपेसिटर से मिलकर बनी होती है। और डायनामिक रैम कैपेसिटर से मिलकर बने होने के कारण यह जल्दी डिस्चार्ज हो जाती है, जिस कारण इसे बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। परंतु स्टैटिक रैम में फ्लिप फ्लॉप डिस्चार्ज नहीं होते हैं, इसीलिए इसे बार बार रिफ्रेश नहीं करना पड़ता। इस कारण इसमें डेटा को लोड होने में लगने वाला समय टाइम कंज्यूमिंग प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, जिससे स्टैटिक रैम की गति तेज हो जाती है। इसीलिए इसका प्रयोग एज ए कैश मेमोरी के रूप में किया जाता है। दोस्तों आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, कैश मेमोरी का प्रयोग 3rd जनरेशन से प्रारंभ किया गया। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों रैम के बारे में।
तो रैम के बारे में मैंने आपको अभी अभी बताया है कि रैम एक अस्थायी मेमोरी होती है। किसी कंप्यूटर की रैम जितनी अधिक होती है दोस्तों, उसमें आप उतने ज़्यादा मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक ही टाइम पर रन कर सकते हैं। इससे कंप्यूटर की कार्य क्षमता में वृद्धि हो जाती है। जब आप अपना MI या सैमसंग या जो भी फ़ोन खरीदने जाते हैं दोस्तों, तो आप जो है पूछते हैं दुकान वाले से कि भैया इसकी रैम कितनी है। अगर आपको रैम ज़्यादा मिल जाती है तो आप मोबाइल को खुशी खुशी लाते हैं दोस्तों। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रैम का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। रैम जितनी ज़्यादा रहेगी आपका कंप्यूटर उतना स्मूथली मल्टीपल एप्लीकेशन को रन कर पाएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं रोम की। रोम जो होती है दोस्तों, ये कंप्यूटर की मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी ही होती है, परंतु ये उसका दूसरा भाग होता है। रैम में दोस्तों मैंने आपको कल बताया था लास्ट वीडियो में कि रैम मेमोरी में कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है, परंतु रोम मेमोरी में कंप्यूटर का फार्मवेयर होता है। तो कंप्यूटर में प्रयोग किया जाने वाला जो फार्मवेयर होता है दोस्तों, उसका नाम होता है बायोस, जिसका कि पूरा नाम बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। और इसके द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोसेस की जाती है जिसका नाम होता है पोस्ट, जिसका कि पूरा नाम होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो इस रोम मेमोरी का कार्य होता है दोस्तों, जब कंप्यूटर को चालू कर दिया जाता है और कंप्यूटर का सिस्टम सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाता है, तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट की क्रिया के द्वारा कंप्यूटर अपने सभी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की जांच करता है, और यदि कोई डिवाइस या सॉफ्टवेयर प्रॉपरली वर्क नहीं करता है तो कंप्यूटर पर एरर मैसेज को डिस्प्ले करता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों सीमॉस चिप की। सीमॉस चिप जो होती है दोस्तों, यह कंप्यूटर के अंदर लगी हुई मदरबोर्ड पर एक ऐसी बैटरी होती है दोस्तों जो कंप्यूटर में डेट और टाइम को सेव करके रखती है। यदि आपका कंप्यूटर 5 दिन, 10 दिन, 2 दिन बंद रहता है और आप फिर उसे चालू करते हैं तो भी वह डेट और टाइम जो रहती है वो हमेशा अपडेट रहता है दोस्तों, क्योंकि कंप्यूटर के इस सीमॉस चिप के द्वारा कंप्यूटर को अनवरत विद्युत सप्लाई दे दी जाती है दोस्तों। इस सीमॉस का फुल फॉर्म कंपटीशन एग्जाम में महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है दोस्तों। तो आपको इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों, सीमॉस का फुल फॉर्म होता है दोस्तों कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर चिप। कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर चिप। तो दोस्तों ये कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड मतलब कि ये सेमीकंडक्टर पदार्थ से मिलकर बनी होती है, और यह कंप्यूटर के ऑफ होने पर भी यह कार्य करते रहती है, पावर सप्लाई ऑन रखती है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों सिस्टम यूनिट की। सिस्टम यूनिट एक टीन का बना बॉक्स होता है जिसमें कि मुख्यतः क्या होता है दोस्तों, इसमें पावर सप्लाई होती है, पावर सप्लाई और मदरबोर्ड और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अर्थात प्रोसेसर और मेन मेमोरी तथा कई पोर्ट होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको पावर सप्लाई के बारे में बता रहा हूँ। कंप्यूटर में जो पावर सप्लाई होती है उसको SMPS कहा जाता है दोस्तों। CPCT में क्वेश्चन आता है कि SMPS क्या होता है या SMPS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, कंप्यूटर जो होता है यह एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है, मतलब बिजली से चलती है, लेकिन यह हाई वोल्टेज पर नहीं चलती है दोस्तों। यह जो है बहुत ही कम वोल्टेज पर चलती है। यह 100 से 120 वोल्ट पे चलती है दोस्तों। लेकिन हमारे घर में जो लाइट आती है दोस्तों वह बहुत ज़्यादा पावर सप्लाई की होती है, बहुत ज़्यादा वोल्टेज की होती है। तो पावर स्विच मोड पावर सप्लाई जो होती है दोस्तों, ये कंप्यूटर के इंटरनल सर्किट को जितने वोल्टेज की ज़रूरत होती है कम से कम वोल्टेज को फिल्टर करने का काम करती है दोस्तों SMPS। जो ज़्यादा वोल्टेज का जो करंट आपके घर में आता है दोस्तों, उसको कम पावर में जितने की ज़रूरत है उतने में कन्वर्ट करने का कार्य करती है। इसीलिए दोस्तों जब भी मौसम ख़राब होता है और बिजली कड़कती है तो आपको अपने कंप्यूटर की प्लग निकाल देना चाहिए। उससे अगर आप अपने कंप्यूटर की प्लग नहीं निकालते तो आपके कंप्यूटर के CPU की पावर सप्लाई उड़ जाती है दोस्तों, मतलब कि ख़राब हो जाती है, क्रैश हो जाती है। तो अगर आप अपने घर में कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं या अपनी ऑनलाइन शॉप में कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं दोस्तों, तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए आपको अर्थिंग का यूज़ ज़रूर करना चाहिए दोस्तों। और एज वेल एज आपको ये कोशिश करना चाहिए कि जब भी मौसम ख़राब हो तो आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की प्लग निकाल दी जाए। ऐसे करने से दोस्तों आपके टीवी और फ्रिज और अन्य उपकरण भी बच जाते हैं दोस्तों। इसके बाद में हम आगे बात करेंगे दोस्तों मदरबोर्ड की। तो मदरबोर्ड जो होता है दोस्तों, ये कंप्यूटर का मेन पार्ट होता है। इसे कंप्यूटर का CPU का हृदय या हार्ट या आत्मा या साउल भी कहा जाता है दोस्तों। मदरबोर्ड जो होता है दोस्तों, इस पर विभिन्न प्रकार के पोर्ट बने होते हैं, इस पर रैम चिप लगाई जाती है। और मदरबोर्ड जो होता है दोस्तों, इसे प्रिंटेड सर्किट बोर्ड या मेन बोर्ड भी कहा जाता है दोस्तों। इसे प्रिंटेड सर्किट बोर्ड इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें विभिन्न रंग के सेमीकंडक्टर पदार्थों से बना होता है और इस पर विभिन्न प्रकार की बसें बनी होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
कंप्यूटर बस जो होती है दोस्तों, कंप्यूटर के अंदर विभिन्न तारों का समूह जो सूचनाओं को तारों के माध्यम से, फिजिकल मीडिया के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में डेटा का ट्रांसफर किया जाता है, ऐसे माध्यम को बस कहा जाता है दोस्तों। तारों के समूह को कंप्यूटर में क्या कहा जाता है दोस्तों? बस। और कंप्यूटर में जो बस होती है दोस्तों वो दो प्रकार की होती है, इंटरनल बस और एक्सटर्नल बस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों इंटरनल बस की। तो इंटरनल बस जो होती है दोस्तों, वो इंटरनल बस जो होती है दोस्तों, ये कंप्यूटर के मदरबोर्ड के अंदर डिजिटल संकेतों को कंप्यूटर के मदरबोर्ड के एक भाग से दूसरे भाग में ले जाने में प्रयोग की जाती है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों सेकंड जो होती है दोस्तों बस होती है, वो होती है एक्सटर्नल एक्सपेंशन बस। तो एक्सटर्नल जो बस होती है दोस्तों, वो कंप्यूटर के मदरबोर्ड से कंप्यूटर में विभिन्न भागों को जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, मॉडेम आदि को जोड़ने के लिए प्रयोग की जाती है। इसके बाद में एक रोचक तथ्य दोस्तों, उसे हम तो दोस्तों हम एक रोचक तथ्य के ऊपर थे, तो रोचक तथ्य हम देखते हैं कंप्यूटर बस कंप्यूटर के अंदर बना कंप्यूटर बस कंप्यूटर के अंदर बना मुख्य सड़क हाईवे है जिस पर सूचनाएं तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया कि बस जो होती है वो एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होता है, तारों का समूह होता है जिसकी सहायता से कंप्यूटर के अंदर डेटा ट्रेवल करता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों सीपीयू की। तो सीपीयू जो होता है वो कंप्यूटर का ब्रेन होता है, जिसे कि कंप्यूटर का हृदय या मस्तिष्क कहा जाता है। दोस्तों आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, कंप्यूटर का हृदय सीपीयू होता है और सीपीयू का हृदय मदरबोर्ड होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सीपीयू जो होता है दोस्तों, इसके अंदर में बहुत सारी आईसी लगी होती है, माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, कई करोड़ों इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगे होते हैं तथा इस पर विभिन्न प्रकार के पोर्ट बने होते हैं और इसके अलावा यहाँ पर मुख्य रूप से कई प्रकार के रजिस्टर होते हैं दोस्तों। तो कंप्यूटर के सीपीयू में कई प्रकार की मैथमेटिकल कार्य भी किए जाते हैं दोस्तों। इसके बाद में सीपीयू के मुख्य कार्य हैं विभिन्न प्रक्रियाओं को क्रम में करना, कंप्यूटर के विभिन्न उपकरणों को नियंत्रित व निर्देशित करना, कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच समन्वय स्थापित करना और इनपुट डिवाइस के इनपुट किए गए डेटा को प्रोसेस करना। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड मेमोरी रजिस्टर के बारे में। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का नर्वस सिस्टम या नाड़ी तंत्र कहा जाता है। ये कंप्यूटर को कंट्रोल सिग्नल देने का कार्य करता है। इसके बाद में सेकंड पार्ट होता है दोस्तों अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो होता है वह कंप्यूटर में सारे अंकगणितीय व तार्किक गणनाओं को करने का कार्य करता है। इसके अंदर बहुत सारे रजिस्टर और बफर लगे होते हैं। इसके बाद में जो मेमोरी रजिस्टर होते हैं दोस्तों, कंप्यूटर में कई प्रकार के मेमोरी रजिस्टर होते हैं, जैसे शिफ्टर होता है, काउंटर होता है, एक्यूमुलेटर रजिस्टर होता है और बहुत सारे अन्य रजिस्टर होते हैं दोस्तों। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको सीपीयू और माइक्रो प्रोसेसर का ब्लॉक डायग्राम दिख रहा है दोस्तों। सीपीयू के अंदर कंट्रोल यूनिट होती है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है एंड रजिस्टर होता है। तो रजिस्टरों का उपयोग दोस्तों कंप्यूटर के सीपीयू के अंदर इंटरमीडिएट एंड फाइनल रिजल्ट को अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए किया जाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों कंट्रोल यूनिट की। तो कंट्रोल यूनिट जो होता है इसे कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र कहा जाता है। यह कंप्यूटर को कंट्रोल यूनिट के द्वारा सीपीयू में संपन्न किए जाने वाले कार्यों की सूची को दिया जाता है और जिन्हें इंस्ट्रक्शन सेट कहा जाता है। तो कंट्रोल यूनिट के मुख्य कार्य होते हैं दोस्तों, ये हार्डवेयर को नियंत्रित करता है और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में कार्यों को नियंत्रित करता है और मेमोरी से डेटा को सीपीयू में लाता है और उन्हें तात्कालिक रूप से स्टोर करता है। मतलब कि तात्कालिक रूप से स्टोर करता है मतलब थोड़े समय के लिए डायनामिक रूप से ऑनलाइन स्टोर करता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ऑनलाइन का मीनिंग होता है दोस्तों तत्काल। ये जानकारी आपको दोस्तों किसी ने नहीं बताया होगा। ऑनलाइन का मीनिंग होता है तत्काल। तो कंप्यूटर का जो कंट्रोल यूनिट होती है दोस्तों, ये इसका कार्य होता है मेमोरी से डेटा को तत्काल प्रोसेसर तक लाना और उसे थोड़ी देर तक के उसमें बनाए रखना ताकि उसे प्रोसेस किया जा सके। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट है कि कंप्यूटर, क्या आप जानते हैं कंप्यूटर सिस्टम को अक्सर सिस्टम कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे कंप्यूटर की इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस आपस में मिलकर कार्य करती है। तो सिस्टम का मतलब होता है दोस्तों हिंदी में तंत्र का मतलब होता है कि कई सारी वस्तुओं का समूह जो आपस में मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण करते हैं और इंटीग्रेट मेथड का यूज करके किसी भी वर्क को परफॉर्म करते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अर्थमेटिकल एंड लॉजिक यूनिट। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, कंप्यूटर के अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के दो भाग होते हैं, एक अर्थमेटिक यूनिट एंड एक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक यूनिट जो होती है दोस्तों वो अंकगणितीय कार्य करती है और लॉजिक यूनिट जो होती है वो तुलनात्मक कार्य करती है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों मेमोरी रजिस्टर जो होते हैं वो
कंप्यूटर के सीपीयू में पाए जाते हैं। इन्हें वर्किंग मेमोरी भी कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि कंप्यूटर के सीपीयू में वर्तमान में प्रयोग हो रहे डेटा को कंप्यूटर के मेमोरी रजिस्टर में स्टोर किया जाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों बायोस की। तो बायोस एक प्रकार का फर्मवेयर होता है, और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, फर्मवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम होते हैं जिन्हें कंप्यूटर के निर्माण के समय ही कंप्यूटर की मेन मेमोरी रोम में डाल दिया जाता है, जो कंप्यूटर को चालू करने के बाद कंप्यूटर के हार्डवेयर उपकरणों की जांच करते हैं। इस प्रक्रिया को पावर ऑन सेल्फ टेस्ट कहा जाता है। और बायोस जो है वो कंप्यूटर का एक प्रकार का मेन फर्मवेयर होता है, जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच समन्वय स्थापित करता है और कंट्रोल करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्या आप जानते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इन्हें आपको रट लेना है, ये कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कुछ माइक्रो प्रोसेसर के नाम दिए हैं: इंटेल पेंटियम, इंटेल सेलेरॉन, इंटेल जियोन, इंटेल कोर 2 इंटेल एटम, AMD एथलॉन और AMD ड्यूरॉन। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, यहाँ पे खुद ही दिया हुआ है, यहाँ बुक में आप पढ़ोगे तो आपको दिखाई देगा दोस्तों, ये दिया हुआ है कि जब कंप्यूटर को ऑन किया जाता है तो सबसे पहले बायोस सॉफ्टवेयर चलता है। बायोस सॉफ्टवेयर कंप्यूटर से जुड़े हुए हार्डवेयर की जांच करता है, जिसे पोस्ट कहा जाता है। तो दोस्तों पोस्ट के पहले एक प्रोसेस होती है जिसे बूटिंग कहा जाता है, जिसका मतलब होता है कंप्यूटर की शुरुआत, जो कि रैम में होती है, और उसके बाद में पोस्ट होती है रोम में। इसके आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कंप्यूटर ऑन होने पर डिलीट बटन दबाने से बायोस सेटअप खुल जाता है, तो इसको आपको याद रखना है दोस्तों। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं आउटपुट डिवाइस। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, कंप्यूटर के द्वारा जो भी जानकारी को, डेटा को प्रोसेस किया जाता है और जो परिणाम आता है उसे आउटपुट डिवाइस की सहायता से हम देख सकते हैं। तो आउटपुट डिवाइस का कार्य होता है दोस्तों सीपीयू से परिणाम प्राप्त करना, उसे मानव के समझने योग्य फॉर्म में बदलना और उसे कंप्यूटर के विभिन्न संकेतों के माध्यम से उपयोगकर्ता तक पहुंचाना। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों कंप्यूटर के सीपीयू की गति को प्रभावित करने वाले कारक। तो दोस्तों कंप्यूटर की सीपीयू की गति को प्रभावित करने वाले कारक जो होते हैं दोस्तों, सीपीयू की गति को प्रभावित करने वाले कारक देख रहे हैं हम। सबसे पहले हम बात करेंगे सिस्टम क्लॉक की। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, कंप्यूटर जो होता है हमारा बहुत ही, कंप्यूटर की जब मैंने आपको विशेषता पढ़ाया था दोस्तों फर्स्ट वीडियो में, तो उसमें मैंने आपको बताया था कंप्यूटर बहुत ही स्पीडली वर्क करता है, मतलब 1 सेकंड में लाखों गणनाएं करता है। इसीलिए कंप्यूटर की गति को MIPS अर्थात मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में मापा जाता है दोस्तों। कंप्यूटर की स्पीड को MIPS या BIPS में मापा जाता है। यहाँ पे MIPS का पूरा नाम दोस्तों मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, मतलब कि लाखों निर्देश 1 सेकेंड में एग्जीक्यूट किए जा सकते हैं, एंड बिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, मतलब कि बिलियन इंस्ट्रक्शन को पर सेकेंड में एग्जीक्यूट किया जा सकता है। इसके बाद में कंप्यूटर की गति को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारकों में पहला कारक है दोस्तों कंप्यूटर की सिस्टम क्लॉक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों कंप्यूटर की सिस्टम क्लॉक का मतलब होता है कि कंप्यूटर के अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक घड़ी होती है जो कि एक सिंक्रोनाइज टाइमिंग डिवाइस होती है दोस्तों, जो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग को सिंक्रोनाइज करती है। सिंक्रोनाइज करना मतलब नियमित करना। तो क्या होता है दोस्तों कि कंप्यूटर के अंदर एक क्लॉक होती है जो कि टाइमिंग डिवाइस होती है, जो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग को सिंक्रोनाइज करती है, मतलब नियमित रूप से क्लॉक पल्स को जनरेट करती है। और जो अगर कोई कंप्यूटर दोस्तों जितना ज़्यादा क्लॉक पल्स को जनरेट करेगा, कंप्यूटर की स्पीड उतनी ज़्यादा होती है, कंप्यूटर उतनी ज़्यादा तेज़ी से इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर पाता है। डेटा प्रोसेसिंग के कार्यों को अनेक छोटे छोटे व मूलभूत चरणों में बांटा गया है। एक चरण का कार्य समाप्त हो जाने के बाद दूसरा चरण आरंभ करने के लिए रजिस्टर क्लॉक पल्स का इंतजार करते हैं। अगर कंप्यूटर जल्दी जल्दी क्लॉक पल्स जनरेट करता है तो कंप्यूटर की स्पीड बढ़ जाती है दोस्तों। कंप्यूटर में 1 सेकंड में उत्पन्न क्लॉक पल्स की संख्या को हर्ट्ज में मापा जाता है दोस्तों। तो एक कंप्यूटर जितने ज़्यादा मेगा हर्ट्ज या गीगा हर्ट्ज का होगा, यानी जितनी ज़्यादा क्लॉक पल्सेस जनरेट करेगा कंप्यूटर की प्रोसेसिंग गति उतनी ही तेज होगी दोस्तों। तो वर्तमान समय में कंप्यूटरों की जो सिस्टम क्लॉक होती है दोस्तों, उसकी गति 500 मेगा हर्ट्ज से 4 गीगा हर्ट्ज तक हो सकती है। इसके बाद में आगे बढ़ेंगे दोस्तों रजिस्टर मेमोरी। तो किसी कंप्यूटर के सीपीयू में जितने ज़्यादा रजिस्टर मेमोरी होंगे दोस्तों, वह कंप्यूटर उतना ही तेजी से कार्य करेगा। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों वर्ड लेंथ की या शब्द परास की। शब्द परास का मतलब होता है दोस्तों कि एक कंप्यूटर का प्रोसेसर एक बार में कितने डेटा को प्रोसेस कर सकता है। अगर कोई कंप्यूटर का प्रोसेसर 64 बिट वर्ड लेंथ का है, इसका मतलब यह है कि वो 64 बिट वाले इंस्ट्रक्शन को
एक ही बार में, एक ही सेकंड में एग्जीक्यूट कर सकता है। मतलब कि वर्ड लेंथ जितनी ज़्यादा होगी, कंप्यूटर का सीपीयू उतना ज़्यादा डेटा प्रोसेस कर पाएगा, मतलब कंप्यूटर की सीपीयू की गति उतनी ज़्यादा अधिक होगी। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों कैश मेमोरी की। इसके बाद में हम बात कर रहे हैं दोस्तों कंप्यूटर की कैश मेमोरी की। कंप्यूटर की कैश मेमोरी एक छोटे साइज की मेमोरी होती है दोस्तों, और इसका उपयोग कंप्यूटर के रैम, इसका उपयोग जो होता है दोस्तों कैश मेमोरी का, कंप्यूटर के रैम और सीपीयू के बीच में किया जाता है दोस्तों। कंप्यूटर के रैम और सीपीयू के बीच में होती है दोस्तों कैश मेमोरी। तो ये कैश मेमोरी जो होती है दोस्तों, यह एक छोटे साइज की मेमोरी होती है। इसका आकार रैम से छोटा और तेज होता है। इसमें केवल उन्हीं डेटा को रखा जाता है जिनकी बार बार ज़रूरत पड़ती है, और इसे तेज़ी से एक्सेस करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। तो कैश मेमोरी जो होती है वह रैम से महंगी होती है, और ये एक प्रकार की स्टैटिक रैम का प्रकार होती है दोस्तों। तो स्टैटिक रैम मतलब ये फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बनी होती है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों कैश मेमोरी का उपयोग थर्ड जनरेशन से प्रारंभ किया गया। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों सिस्टम बस की। तो कंप्यूटर की सिस्टम बस की जितनी अधिक चौड़ाई होती है, मतलब वो जितने ज़्यादा तारों से मिलकर बनी होती है, कंप्यूटर की स्पीड उतनी ही ज़्यादा होती है दोस्तों। और कंप्यूटर में कैश मेमोरी का प्रयोग करने से कंप्यूटर की कार्य क्षमता और गति दोनों बढ़ जाती है दोस्तों, क्योंकि कंप्यूटर का सीपीयू बहुत तेज़ी से प्रोसेसिंग करता है और कैश मेमोरी उसे तीव्रता से इंस्ट्रक्शन या डेटा को उपलब्ध करवाती है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों पैरेलल ऑपरेशन या समांतर गणना की। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, एक साथ कई निर्देशों के क्रियान्वयन से सीपीयू की क्षमता का बेहतर उपयोग होता है। अर्थात कंप्यूटर में हम कई सारे प्रोसेसर को अगर समांतर क्रम में जोड़ दें तो इसे पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं, और इससे कंप्यूटर की कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। इससे कंप्यूटर की सीपीयू की कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों सीपीयू और अन्य उपकरणों के बीच समन्वय। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, सीपीयू और अन्य उपकरणों के बीच अगर डेटा का ट्रांसफर तेजी से होगा तो कंप्यूटर तेजी से प्रोसेस कर पाएगा, और यदि सीपीयू, अगर आपने माउस की कोई बटन दबाई और वहां पे क्लिक हो ही नहीं रहा है दोस्तों, या 2 सेकंड या 4 सेकंड के बाद हो रहा है, तो आपके कंप्यूटर की गति ऑब्वियसली स्लो हो जाएगी। इसका मतलब यह है दोस्तों कि कंप्यूटर के सीपीयू और अन्य उपकरणों के बीच डेटा का ट्रांसफर भी तेजी से होना चाहिए। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है कंप्यूटर के सिस्टम की कार्य क्षमता की माप। तो कार्य क्षमता की जो माप होती है दोस्तों, द मेजरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। तो बात करेंगे दोस्तों हम थ्रूपुट की। तो थ्रूपुट जो होता है दोस्तों, प्रति इकाई समय में कंप्यूटर के द्वारा संपादित किए गए उपयोगी प्रोसेसिंग की संख्या थ्रूपुट कहलाती है। मतलब कि एक कंप्यूटर की कितनी कैपेसिटी है, कितनी क्षमता है, वो एक सेकेंड में कितना डेटा, कितने अमाउंट ऑफ डेटा को प्रोसेस कर सकता है, वह कंप्यूटर की थ्रूपुट या क्षमता कहलाती है दोस्तों। इसके बाद में बात करेंगे दोस्तों रेस्पॉन्स टाइम की। तो कंप्यूटर का जो रेस्पॉन्स टाइम होता है, जब हम मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं, मतलब कि ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें कई सारे कार्यों को कंप्यूटर के प्रोसेसर पर थोड़े थोड़े समय के साथ एक साथ कराया जाता है, तो ऐसे समय में जब एक प्रोसेस जो कंप्लीट हो जाती है और दूसरी प्रोसेस जो है वो अपने लिए प्रोसेसर के अलॉट होने का इंतजार करती है, और यदि दूसरी प्रोसेस को जल्दी से सीपीयू अलॉट कर दिया जाता है तो उसे जल्दी से उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर लिया जाता है दोस्तों। इसका मतलब यह है कि बेहतर कार्य क्षमता के लिए टाइम रिस्पांस कम होना चाहिए, मतलब कि कम से कम इंतजार करने पर प्रत्येक प्रोसेसर अलॉट हो जाना चाहिए दोस्तों। इसके बाद में लास्ट है दोस्तों टर्न अराउंड टाइम। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, कंप्यूटर के सीपीयू के द्वारा किसी भी कार्य को करने के लिए जितना समय लगता है उसे कंप्यूटर का टर्न अराउंड टाइम कहा जाता है। मतलब कि कंप्यूटर के सीपीयू के द्वारा किसी भी कार्य को या प्रोसेस को या टास्क को कंप्लीट करने में टोटल जितना समय लगता है उसे उसका टर्न अराउंड टाइम कहा जाता है दोस्तों। और टर्न अराउंड टाइम जितना कम होगा उतनी ज़्यादा प्रोसेस आपके सीपीयू के द्वारा कंप्लीट की जाएगी, मतलब कि कंप्यूटर उतना तेज़ी से कार्य कर रहा है। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों मैं था आपका साथी प्रवीण कुमार बागड़े। वीडियो आपको कैसा लगा इसे हमें अपने सुझाव बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों जो आपने हमारा वीडियो पूरा देखा। थैंक यू दोस्तों। हमारे इस चैनल पर ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आते रहेंगे दोस्तों, इसीलिए आप हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।